अभी तक इस चैप्टर यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों पर बनी हुई वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि द्वारा और बीजगणितीय विधियों में प्रतिस्थापन विधि व विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। हमने पिछली एक्सरसाइजों में इन तीन विधियों द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करा। अब हम देखेंगे एक नई विधि, नई बीजगणितीय विधि जिसे कहते हैं वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके द्वारा हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम आदर्श समीकरण लिख लेते हैं। आदर्श दो चर वाले रैखिक समीकरण किस रूप में होते हैं देख लेते हैं हम। वाले रैखिक समीकरण आदर्श रूप ये कुछ इस तरीके से होते हैं। मैं पहले बता चुका हूं आपको। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमारे पास आदर्श रूप में समीकरण है। ये a1 b1 c1 यहां पर गुणांक हैं किसके, x y के, और ये कोई सी भी पूर्णांक संख्याएं हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम किस तरीके से इनको हल करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, x के अपॉन इक्वल y के अपॉन इक्वल टू एक अचर यानी कि एक के बटे में इनके गुणांकों को गुणा करके घटाते हैं। वो किस तरीके से पहले देख लेते हैं हम। इस तरीके से हम जब ये लिख लेते हैं चरों को, दोनों चरों को किसी एक संख्या हमने एक ले ली अचर, उसके बराबर लेके चलते हैं और तब जाके इनकी गुणा करते हैं। तो देखते हैं इसके बटे में हम इसके गुणांकों को किस तरीके से लेते हैं। जब हम x के अपॉन में लेंगे तो हम x को छुपा देंगे इस तरीके से, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाकी गुणांकों की कुछ इस तरीके से। शुरुआत करेंगे ऊपर से, ये हो गया b1 c2 माइनस b2 c1, इस तरीके से आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, कुछ इस तरीके से। अब जब हम y के अपॉन में गुणांकों की गुणा करके उन्हें घटाएंगे तो हम y वाले को छुपा देंगे, y वाले के गुणांकों की गुणा उसमें नहीं करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे आप, सबसे पहले इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इस तरीके से नहीं चलेंगे। जब भी y वाला करेंगे इस तरीके से नहीं चलेंगे, नहीं तो हमारे चिन्ह में अंतर आएगा। और अगर आप फिर वापस इसी तरीके से चलना चाहें तो यहां आपको माइनस लगा लेना चाहिए। तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि ये माइनस लगाने की बजाय यहां पर आप गुणा का क्रम थोड़ा सा बदलें। इसमें हमें क्या करना है, जब y वाले की गुणा करेंगे तो a1 c2 पहले ना लिखे, a1 c2, इसमें क्या करें आप a2 c1 पहले करें। कुछ इस तरीके से होगा a2 c1 माइनस c2 a1, इस तरीके से। अब हमने अचर संख्या की गुणा करनी तो अचर गुणांकों को छुपा देंगे इस तरीके से। अब फिर वापस वही प्रक्रिया जैसे हम करते थे, a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस b2 a1। इसको याद रखने के लिए एक दूसरे तरीके से मैं आपको इसको समझाता हूं। ये कुछ इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ये हमने लिख दिया x y और 1, और b1 से आपने स्टार्ट किया, b1 b2, ये हो गया हमारा c1 c2, ये हो गया a1 a2, और ये फिर आ गया हमारा लास्ट साइक्लिक पूरे क्रम रिपीट हो गया। और अल्टरनेट में हमारा माइनस साइन चलता है,
वो अगर आप इस तरीके से इसके बीच में गुणा अगर आप जो है इसकी चेंज करें इस तरीके से, तो आपको उस माइनस साइन को ध्यान रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस तरीके से हो जाएगा ये। और गुणा करने में ध्यान ये रखना है, ये इस तरीके से आएगा B1C2 माइनस B2C1। अब ये C1A2 देखेंगे आप, C1A2 माइनस A2C1, और उसके बाद है A1B2 माइनस A2B1। इस तरीके से आप क्या करते हैं, इनको x, y और 1 को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं। एक बार जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार x को 1 के इक्वल रखेंगे और एक बार y को 1 के इक्वल रखेंगे, तो क्या आ जाएगा देखते हैं क्या हो जाएगा। ये जब हम रखेंगे प्रथम स्थिति में, फर्स्ट कंडीशन में, जब हम करेंगे x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1B2 माइनस B2A1। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर चले जाएगा, ये हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1, 1 के साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा वापस, अपॉन A1B2 माइनस B2A1। तो ये x की वैल्यू आ गई हमारी इस तरीके से, और y की वैल्यू भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। सेकंड कंडीशन में y को रखेंगे इसके इक्वल, तो ये हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी A2C1 माइनस C2A1 अपॉन A1B2 माइनस B2A1। और जैसे कि आप जानते हैं कि x और y की वैल्यू ही निकालना इन दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल होता है। तो इस तरीके से आप इजिली वज्र गुणन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल कर सकेंगे। मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से, उससे आपको और ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सरसाइज 3.5 का पहला क्वेश्चन। इसमें है, निम्न रैखिक युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है या किसका कोई हल नहीं, व किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में वज्र गुणन विधि से इन समीकरणों को हल कीजिए। तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं और हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का या नो सॉल्यूशन का। तीनों में से कौन सा ये केस है। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस हो, यानी कि अद्वितीय हल वाली स्थिति हो, जैसे कि हम पहले की वीडियो में समझ चुके हैं, उसी में हमें इन क्वेश्चन को आगे करना होता है, तभी जाके हमारे एक्स और वाई के वैल्यू आती है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो तुलना करके हम निकालते हैं। आदर्श समीकरण से तुलना करने पर A1 क्या हो जाएगा हमारा, A1 हो जाएगा 1, B1 हमारा हो जाएगा -3, और C1 की जगह यहां पर कोई नहीं है तो C1 क्या हो जाएगा 0, A2 हमारा हो जाएगा 3, B2 हमारा हो जाएगा -9, और C2 हमारा हो जाएगा -2। अब देख लेते हैं, इसलिए इनका रेशियो क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 1/3, B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि आ रहा है 1/3, जो कि इक्वल हो रहा है। अब देख लेते हैं C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू 0/-2, यानी कि क्या हो जा रहा है 0। तो हम कह सकते हैं क्योंकि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ये कंडीशन कब होती है कि पहले दो गुणांक
दो गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर हो, लेकिन तीसरा अनुपात आपस में बराबर नहीं हो। ये तब होता है जब क्या हो, ये रेखाएं समांतर हो। इसलिए रैखिक युग्म क्या है, समांतर है। और जब रैखिक युग्म समांतर हैं तो आप जानते हैं कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करते, प्रतिच्छेद ही नहीं करते। इसलिए हम कहेंगे, इसलिए इनका कोई हल नहीं। और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये है हमारे पास 2x प्लस y इक्वल्स टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8। तो इन जो अक्षर संख्या है हमारी, इसको भी बाईं तरफ ले आ लेंगे। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 व 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेंगे आदर्श समीकरणों से। इसलिए a1 क्या हो जाएगा हमारा, a1 है हमारे पास 2, b1 हो जाएगा 1, c1 हो जाएगा माइनस 5, a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 2 और c2 हो जाएगा माइनस 8। इस तरीके से अब गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों के अनुपातों की तुलना, सबसे पहले हम देख लेते हैं गुणांकों के अनुपात क्या हो जाएंगे। a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, 2 अपॉन a2 3, 2 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 और c1 अपॉन c2 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 5 अपॉन माइनस 8। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि इनमें से कोई भी किसी के इक्वल नहीं है, बस दो ही नहीं है, तो c को देखने का मतलब ही नहीं होता। इसलिए चूंकि हम लिखेंगे, चूंकि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इसलिए रैखिक युग्म का अद्वितीय हल है। अब जब रैखिक युग्म का अद्वितीय हल है तो इसको देखते हैं वज्रगुणन विधि से। तो किस तरीके से वज्रगुणन विधि द्वारा ये होगा, इसलिए वज्रगुणन विधि द्वारा हल किस तरीके से हो जाएगा वज्रगुणन विधि द्वारा हल। सबसे पहले मैं आपको ये जो है, आपके आसानी के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको एक दूसरे के ऊपर इन समीकरणों को लिख लेना चाहिए, ताकि आप इजिली उन गुणांकों का पता लगा सकें। ये मैं पहले समीकरण लिख रहा हूं। ये इक्वेशन फर्स्ट व 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। दोनों समीकरण हमारे पास हैं। अब देख लेते हैं किस तरीके से हो जाएगा। हम क्या कर रहे थे, x के अपॉन में ले रहे हैं इक्वल्स टू y के अपॉन में और इक्वल्स टू 1 के अपॉन में, इस तरीके से। तो किस तरीके से हो जाएगा, x के अपॉन में x के गुणांक नहीं लेंगे, y से शुरुआत करेंगे। इसके गुणांक क्या है, 1 इंटू माइनस 8 हो जाएगा, और 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 हो जाएगा, बाहर से माइनस आएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा माइनस 10। y के गुणांक में इस तरीके से नहीं होती गुणा, हमें इधर से इधर गुणा करनी पड़ती है, ये इस तरीके से ऐसे जाता है ये। तो हम करेंगे सबसे पहले y के गुणांकों में y को छुपा लेंगे इस तरीके से, और गुणा होगी 3 इंटू माइनस 5 यानी कि माइनस का 15 माइनस
2 इंटू -8 यानी कि माइनस का 16, और अब अचर की गुणा करेंगे तो अचर वाला पद छुपा देंगे हम इस तरीके से। अब गुणा होगी 2 इंटू 2 यानी कि 4 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3, ये हो जाएगा हमारे पास। अब मुझे आशा है कि आपने उतार लिया होगा। अब देखते हैं इस सवाल को। यहां पर ये है हमारे पास x अपॉन, ये हो जाएगा प्लस का 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 माइनस 8 2 इक्वल्स टू y अपॉन, ये प्लस का 16 माइनस 15 y अपॉन 1, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 4 माइनस 3 1। अब एक बार x को इस अचर के बराबर, इसलिए x अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 इंप्लाइज x क्या आ जाएगा 2 के मल्टीप्लाई इधर, तो x इक्वल्स टू 2 1 जा 2, इस तरीके से। वह जब हम ले लेंगे y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो y क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 को 1 ही लिखा जा सकता है, अपॉन में 1 लिखे ना लिखे बातें की है। y इक्वल्स टू 1, ये दोनों हमने निकालने थे, यही इस सवाल के लिए आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। इसमें हमें क्वेश्चन दे रखी है। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि ये किस कंडीशन का हमारे पास है। तो आदर्श समीकरण से तुलना करके हम ज्ञात कर सकते हैं a1 क्या है हमारे पास 3, b1 क्या आ जाएगा -5, इसको इधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव साइन का हो जाएगा, तो c1 हमारा हो जाएगा माइनस का 20। जिनको ऐसे समझने में दिक्कत हो वो इसको पहले इधर ले जा ले, इसको जो है इसकी साइड बाइंग कर ले, लेफ्ट हैंड साइड में इसको ले जा ले, इधर इक्वल टू में 0 बना ले आप, उसके बाद ही आप जो है इन गुणांकों को मान निकालें, नहीं तो चिन्हों के गलत होने की भरपूर संभावना रहती है। तो मैं तो इंसिस्ट करूंगा कि आप जो है पहले इसको इधर ही ले जा लें, जैसे कि मैं पिछले सवालों में ले जा चुका हूं। आप देखिए इसको यहां पर, ये है a2 6 b1 b2 -10 और c2 क्या हो जाएगा, ये इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 40। अब करते हैं गुणांकों के अनुपात देख लेते हैं सबसे पहले, इसलिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन 6, यानी कि ये हो गया 3 1 जा 3 3 2 जा 6 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 है -5, b2 है -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी कि ये आ रहा है 1 अपॉन 2। अभी बराबर आ रहे हैं दोनों। c1 के लिए चेक करते हैं, c1 अपॉन c2, c1 है हमारे पास -20 अपॉन c2 है -40, माइनस से माइनस कैंसिल, 21 जा 20 22 जा 40, यानी कि 1 अपॉन 2, ये भी आ रहा है। चूंकि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो रेखाएं होती है वो परस्पर क्या होती है, संपाती होती है, यानी कि एक के ऊपर दूसरी रेखा ये होती है। तो इसलिए इनके क्या होते हैं, ये दोनों रेखाएं अनेक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, बहुत सारे पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए रैखिक युग्म के अनेक हल होंगे, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कई बार इस तरीके के सवाल आपके 3 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, और मैंने तो देखा कि कई बार जो है 6 नंबर में पूछ लिया गया है ये बोर्ड परीक्षाओं में। तो इजीली आप इसको केवल एक लाइन करके पूरे नंबर आपको बोर्ड परीक्षाओं में मिलेंगे इसमें। अब देखते हैं इसका ही फोर्थ पार्ट। अब देख लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। इसमें 2 इक्वेशन हमें दे रखी है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 व 3x माइनस 3y
-15 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम A1 A2 A3 A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो किस तरीके से हो जाएगा, A1 हमारे पास आ गया 1, x का कोफिशिएंट होता है A1, B1 हमारा होगा -3, C1 होगा -7, A2 होगा +3, B2 होगा -3 और C2 होगा -15। अब देख लेते हैं गुणांकों की तुलना करके, अनुपातों की तुलना। सबसे पहले A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा हमारा 1/3, B1 अपॉन B2 क्या हो जाएगा हमारा B1 है -3 और B2 है -3। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, यानी कि ये कितना आ गया 1। ये दोनों इक्वल नहीं दिख रहे तो आगे करने की जरूरत ही नहीं, हम देख लेंगे A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। इसलिए रैखिक युग्म के युग्म का अद्वितीय हल होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब जो है अद्वितीय हल होता है तब हमें x और y के मान निकालने होते हैं। तो किस तरीके से निकलेंगे, जैसे कि मैं बता चुका हूं। इसलिए वज्र गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसका हल विधि से हल देखते हैं। सबसे पहले मैं समीकरणों को एक के ऊपर एक लिख लेता हूं। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगे हमारे पास इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। और 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब देखते हैं क्या करते थे हम वज्र गुणन में, x के अपॉन में इक्वल्स टू y के अपॉन में इक्वल्स टू 1 के अपॉन में, इस तरीके से चलते थे। तो x के अपॉन में x के कोफिशिएंट छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इधर से -3 इंटू -15। तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस, 15 × 45 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 × 21। अब y में ही ध्यान रखना है बस, नहीं तो गलती होगी। y में ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चलना है इस तरीके से। ये हो जाएगा 3 इंटू -7 यानी कि माइनस का 21। अब चलेंगे इधर से इधर, ये हो जाएगा -1 इंटू -15 -15। अब इधर फिर वापस नॉर्मल 1 इंटू -3 माइनस का 3 और ये हो जाएगा 3 इंटू -3 माइनस का 9। अब देखते हैं इसको, यहां पर मैं रफ कर लेता हूं इसको, आपने उतार लिया होगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 21 दूना 42 और 3 45, यानी कि ये हो जाएगा 24 24 और y अपॉन ये माइनस का 21 प्लस का 15, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल्स टू ये प्लस का 9 माइनस का 6 यानी कि 1 अपॉन माइनस का 3 यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। ये x की वैल्यू क्या आएगी, इसलिए x अपॉन 24 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6 इंप्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 24 इधर ले जाएंगे 24/6, x की वैल्यू आ जाएगी 4। जब हम लेंगे y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू
माइनस 6 अपॉन 6, 6 × 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1। x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, ये इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें पूछा गया है कि a व b के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। पहली है 2x + 3y = 7 और दूसरी है a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो हम जैसे कि हम जानते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए जो गुणांकों का अनुपात होता है वो सभी इक्वल होने चाहिए। तो हम लिख लेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से होगा। चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा। अब देखते हैं, इसलिए रैखिक युग्म की आदर्श समीकरणों से तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ये a1 हमारा होगा 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7। a2 हमारा हो जाएगा a - b, b2 हमारा हो जाएगा a + b और c2 हमारा हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो पूरे के बाहर माइनस हो जाएगा, इस तरीके से -3a + b - 2। अब देख लेते हैं अनुपातों की तुलना। a1/a2 क्या हो जाएगा हमारे पास, a1 है 2 और a2 क्या है, a - b, b1/b2, b1 है 3 और b2 है हमारे पास a + b, c1 है हमारे पास -7 और c2 है -3a + b - 2। देख लेते हैं इसको। जब हम लेके चल रहे हैं 2/a - b को -7/-3a + b - 2 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे इसकी, ये हो जाएगा 2 × 3a + b - 2 = 7 × a - b कर देंगे मल्टीप्लाई अंदर, ये हो जाएगा 6a + 2b - 4 और ये हो जाएगा 7a, तो ये हो जाएगा -7a, ये हो जाएगा -7b, इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 7b हो जाएगा = 0। 6a - 7a यानी कि -a, ये हो जाएगा +9b - 4, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से हम देख लेते हैं, जब हम लेके चल रहे हैं 3/a + b = -7/-3a + b - 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर, ये हो जाएगा 3 × 3a + b - 2 = 7 × a + b, मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9a + 3b - 6, ये हो जाएगा प्लस का 7a, इसको इधर लाएंगे माइनस का 7a, ये हो जाएगा प्लस का 7b, इसको इधर लाएंगे माइनस का 7b = 0।
9a माइनस 7a 2a, 3b प्लस का है माइनस का 7b तो माइनस का 4b हो जाएगा, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे और ये 2 अपॉन में इधर 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3। 2 कॉमन लिया है सबसे, इक्वल्स टू 0। समझने के लिए जैसे 2 आपने बाहर लिया तो पूरे से जब 2 बाहर हो गए तो मल्टीप्लाई में है, इसको अपॉन में लाएंगे इस तरीके से। 0 के अपॉन में कोई भी संख्या हो 0 ही मान आता है, तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब ये तो इक्वेशन हमें मिल गई, 2 चर हमें मिले हुए कम से कम, और 2 चरों को हल करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए होती है। अब आप किसी भी बीजगणितीय विधि से इसको हल कर सकते हैं। मैं इसको हल कर रहा हूं जो हम पढ़ ही रहे हैं इस समय, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इसलिए वज्र गुणन द्वारा हल क्या हो जाएगा इसका, पहले इक्वेशन लिख लेता हूं। ये हो जाएगा माइनस का a प्लस 9b माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा a माइनस 2b माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो किस तरीके से हम करते थे, x y और 1 करके चलते थे। यहां पर x की जगह पे a है, y की जगह पे b है, कर लेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन b अपॉन और 1 अपॉन। देखते हैं इसको, जब हम a के अपॉन में लिखते हैं तो a का कोएफिशिएंट नहीं लेते, ये हो जाएगा 9 इंटू माइनस 3 यानी कि माइनस का 27 और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टू 8। बी में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर चलते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 4 माइनस का 4 माइनस 1 इंटू माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 3। बीच में माइनस रहेगा, ध्यान रखेंगे ये बात। अब 1 का कोफिशिएंट वो कांस्टेंट टर्म छोड़ देंगे हम इस तरीके से। ये हो जाएगा -1 इंटू माइनस 2 यानी कि प्लस का 2 माइनस 1 इंटू 9, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 देखें, यहां पे 1 इंटू 9 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, यहां पे ये आपने कर लिया होगा अभी तक। ये हो जाएगा a अपॉन माइनस का 27 और माइनस का 8 क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 35 ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू b माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7, और ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7 1 अपॉन। तो एक बार a को इसके बराबर, एक बार b को इसके बराबर, इसलिए a इक्वल्स टू माइनस 35 इक्वल्स टू माइनस 7। तो a क्या आ जाएगा, माइनस 35 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 35, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। और जब b को लेंगे इसके बराबर तो b अपॉन माइनस 7 इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 7 इंप्लाइज b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस 7 अपॉन माइनस 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 7, तो b की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई हमारे पास। और ये a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आई 5, b की वैल्यू आ गई 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इन्हीं दो वैल्यू पे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, k के किस मान के लिए निम्न रैखिक युग्म का कोई हल नहीं है। 2 इक्वेशन हमें दे रखी है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि रैखिक युग्म का कोई हल नहीं तब होता है, नो सॉल्यूशन तब होता है जब ये दोनों रैखिक युग्म क्या हो, समांतर हो। उसके लिए क्या कंडीशन होती है, देखते हैं इसका आंसर। कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या कंडीशन होती है हमारे पास कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2
डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये लेके हम चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से होगा। A1 की वैल्यू क्या है, या पहले लिख लें इसकी, चूंकि A1 क्या है हमारे पास 3 कंपेयर करके, B1 क्या है 1, C1 क्या हो जाएगा माइनस का 1, A2 क्या है 2K माइनस 1, B2 क्या है K माइनस 1, और C2 हमारा हो जाएगा 2K प्लस 1। अब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। इसलिए अनुपातों की तुलना क्या हो जाएगी, ये A1 अपॉन A2, A1 है हमारा 3 और A2 है 2K माइनस 1 इक्वल टू B1 है हमारा 1, B2 आया K माइनस 1, डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, C1 है माइनस 1 अपॉन C2 माइनस 2K प्लस 1। जैसे कि ये दिख रहा है कि ये इक्वल नहीं है, तो फर्स्ट जो दो हैं इन दोनों को हम इक्वल लेकर चलेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे K की। वैसे भी हमें केवल एक ही चर दे रखा है, एक ही जो है इसमें वेरिएबल है, तो एक ही इक्वेशन की हमें आवश्यकता है इसको निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2K माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन K माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, ये हो जाएगा 3 इंटू K माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू 2K माइनस 1। इस तरीके से कर देंगे इसके मल्टीप्लाई अंदर, ये हो जाएगा 3K माइनस 3 इक्वल टू 1 के मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, अंदर ही वाला बच जाएगा 2K माइनस 1। इस 2K को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3K माइनस 2K, ये माइनस के 3 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 3 हो जाएगा 3 माइनस 1, ये बच जाएगा यहाँ पे 3K माइनस 2K, K और 3 माइनस 1 2, तो K का मान कितना आ जाएगा 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आप इसका स्वयं करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाकर उन्हें हल कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, ये दे रखा है हमें कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि विद्यार्थी ने कितने दिन भोजन किया। एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपए छात्रावास व्यय के लिए देने पड़ते हैं। 1000 रुपए में उसका छात्रावास का नियत व्यय और भोजन का व्यय भी शामिल है। जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास को 1180 रुपए व्यय देता है। नियत व्यय व प्रतिदिन भोजन का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे। सबसे पहले हम रैखिक समीकरण प्राप्त कर लेते हैं इससे। तो जो चीज हमें पूछी जाती है वही चीज हम मान लेते हैं। तो मानते हैं, माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर x रुपए व प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर y रुपए। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रथम स्थिति में क्या है हमारे पास, एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, ए का कुल व्यय कैसे हो जाएगा, ये तो x उसका नियत व्यय है प्लस 20 दिन उसने भोजन किया, कुल मिलाकर 20 दिन उसने भोजन किया। प्रतिदिन का भोजन का खर्चा है y रुपए, तो 20 दिन का हो जाएगा 20y बराबर 1000 रुपए। तो इसको इधर ले जाएंगे, ये हो गया x माइनस 20y माइनस 1000 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन
फर्स्ट। इसी तरीके से दूसरी स्थिति के लिए देखते हैं हम। बी का कुल व्यय, बी का कुल व्यय क्या हो जाएगा, नियत व्यय वो ₹X है और एक 26 दिन कुल भोजन करता है, तो 26 दिन का कुल खाने का खर्चा 26Y = 1180। इसको व्यवस्थित कर लेंगे हम, ये हो जाएगा X माइनस 26Y माइनस =0। ये वो इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों समीकरणों को आप चाहें तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, पर हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे है। मैं आपको उसी से इसको बताता हूं, देखते हैं हम। इसलिए वज्र गुणन विधि से हल। वज्र गुणन विधि से इसका हल हो जाएगा। सबसे पहले ये समीकरण में पास पास लिख लेता हूं ताकि उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत ना हो। =0 व X माइनस 26Y माइनस =0। किस तरीके से हम करते थे इसको, में करते थे हम X अपॉन Y अपॉन =1 अपॉन, तो X के अपॉन में X को छोड़ के बाकी एक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा -20 इंटू 1180, तो कितना हो जाएगा ये, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास 0 0। ये हो जाएगा 0 0 और 118 दूना 236। ये प्लस का होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब ये कर लेंगे माइनस इंटू माइनस, ये भी प्लस होगा, बाहर से माइनस आएगा। ये हो जाएगा 26 गुणा के 1000, 26,000। इस तरीके से y के अपॉन में देखते हैं। y में y के कोफिशिएंट हम छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, तो 1 इंटू -1000, माइनस का 1000 हो जाएगा। अब देखेंगे यहां से इधर ये होगा 1 इंटू -1180, तो ये हो जाएगा -1180। इस तरीके से 1 के अपॉन में क्या होगा, इसको छोड़ देंगे हम, मल्टीप्लाई ऐसी 1 इंटू -26 हो जाएगा माइनस का 26, और इसकी इधर होगी तो ये हो जाएगा -20। ये हो जाएगा X अपॉन, ये है 26,000। 26,000 में से 23,600 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2400। ये हो जाएगा y अपॉन, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1180 में से अगर हम 1000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 180। ये हो जाएगा 1 अपॉन, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस का 6। अब देखते हैं यहां पर, इसलिए जब हम x के बराबर रखेंगे इसको, माइनस इक्वल्स टू 1 अपॉन -6 इम्प्लाइज x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 400 रुपीज। ये पहले 400 लिख लेंगे, बाद में लिख लेंगे उसको। तो जब हम लेके चलेंगे y इक्वल्स टू 180 -6 प्लस y इक्वल्स टू हो जाएगा 180 अपॉन -6 इक्वल्स टू -30। तो रुपए है तो माइनस का तो कोई मतलब होता ही नहीं, इसलिए हम कहेंगे, इसलिए नियत व्यय क्या हो जाएगा,
नियत व्यय है इसका 400 रुपए, वह प्रतिदिन भोजन का खर्चा बराबर 30 रुपए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। देखते हैं, हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x व हर बराबर y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारे पास हो जाएगी x/y। अब देखते हैं प्रश्नानुसार। पहली स्थिति में जब क्या कर रहे थे, अंश से 1 घटाया जा रहा है, तो x - 1/y इक्वल टू भिन्न क्या हो जाती है 1/3। बना लेंगे इसको सही, तो ये हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई इधर, ये हो जाएगा 3 इंटू x - 1 इक्वल टू y इंटू 1 y, 3x - y -3 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लेते हैं दूसरी, सेकंड कंडीशन। उसमें क्या है कि भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न थी हमारे पास x/y, हर में 8 जोड़ेंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी 1/4। कर लेंगे इसको व्यवस्थित, ये हो जाएगा 4 इंटू x 4x, ये हो जाएगा y प्लस 8, इसको उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 4x - y -8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन हमें मिल गई, इसलिए बज्र गुणन विधि से ही हल कर रहा हूं मैं इसको। किस तरीके से ये हो जाएगा, दोनों इक्वेशन एक साथ लिख लेंगे। पहले ये हो जाएगा 3x - y -3 इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x - y -8 इक्वल टू 0, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, तो x अपॉन x छोड़ देंगे, ये हो जाएगा -1 इंटू -8 प्लस का 8 -1 इंटू -3 प्लस का 3। इस तरीके से y छोड़ देंगे, 4 इंटू -3 -12 -8 इंटू +3 हो जाएगा -24। 1 के लिए इस छोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू -1 -3 -4 इंटू -1 -4। इस तरीके से देखते हैं, ये हो जाएगा x/5, y अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस, और 24 - 12 1 अपॉन, ये हो जाएगा 4 - 3 1। एक बार x के इक्वल ले लेंगे इसको, एक बार y के इक्वल ले जाएंगे, तो ये जाएगा x/5 इक्वल टू 1/1 इम्प्लाइज x इक्वल टू 5/1 यानी कि 5। वह जब y अपॉन 12 ले लेंगे 1/1 इम्प्लाइज y इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, इसलिए भिन्न होगी बराबर, x क्या था अंश, तो ये 5, y क्या था हर 12, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इसमें है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले व गलत उत्तर पर 1 अंक की उसकी कटौती हुई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और गलत उत्तर पे 2 अंक कटते तो यश 50 अंक लाता,
टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या हमें बतानी है। तो देखते हैं, माना सही प्रश्नों की संख्या जो टेस्ट यस ने दिया उसमें जो उसमें क्वेश्चन करे होंगे उसमें से सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चनों की संख्या तो नियत होगी, इसलिए हम उनको मान सकते हैं। यदि सही प्रश्नों की संख्या हमने मान ली इसकी x है, व गलत प्रश्नों यानी कि गलत उसके उत्तर आए की संख्या बराबर y, तो किस तरीके से होगा तब देखते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये हो जाएगा कि जब जो है सही उत्तर पे कितने मिल रहे उसे 3 अंक, तो सही कुल क्वेश्चन उसने करे x, तो कुल मिला के सही क्वेश्चनों पे अंक मिले 3x, और गलत पे उसके कटे 1 नंबर, तो कुल संख्या है y, तो ये हो जाएगा -y इक्वल्स टू कितने नंबर आए उसके 40। इसको लिख देंगे सही से, ये हो जाएगा 3x -y -40 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से ये पहली कंडीशन थी। दूसरे के लिए देखते हैं हम, दूसरे में क्या हो जाएगा, सही उत्तर के लिए 4 अंक उसे मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4x, और गलत पे कितने कट रहे हैं 2, तो ये जाएगा -2y इक्वल्स टू कितने हो रहे हैं 50 अंक, 50 ला रहा है वो, इसको भी लिख लेंगे सही, हो जाएगा 4x -2y -50 इक्वल्स टू 0। ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। अब देख लेते हैं इसको उसी तरीके से जैसे हम कर ही रहते, वज्रगुणन विधि से ही करते हैं इसको। वज्रगुणन विधि द्वारा हल क्या हो जाएगा इसका, x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, तो x अपॉन के लिए x हम छोड़ देंगे इस तरीके से। ये दो इक्वेशन हैं, आप चाहें तो इनको एक साथ लिखिए ताकि जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो इस तरीके से, या मैं आपके लिए ऐसी रफ में यहां पे लिख लेता हूं इक्वेशन। हो जाएगा 4x -2y -50 इक्वल्स टू 0। बाद में इसको रफ कर देंगे हम, तो किस तरीके से हो जाएगा, x के लिए x मिटा देंगे या हटा देंगे, ये हो जाएगा -1 इंटू -50 प्लस का 50 हो जाएगा ये, और -2 इंटू -40 प्लस का 80 हो जाएगा। माइनस तो बीच में रह गई। अब y के लिए करेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा 4 इंटू -40 माइनस का 160 माइनस 3 इंटू -50 क्या हो जाएगा ये -150। 1 के लिए करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू -2 -6 और 4 इंटू -1 -4। इस तरीके से इसको रफ कर लेंगे। यहां पे केवल समझने के लिए मैंने लिखा, आप तो चाहे उसको अलग से लिखें या दोबारा से एक बार लिख दें इन इक्वेशनों को, आपके लिए इजी रहेगा वो, और गलती की गुंजाइश भी बहुत कम हो जाएगी। देख लेते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन -30, ये हो जाएगा -160 प्लस का 150, तो y अपॉन क्या आ जाएगा -10, ये हो जाएगा 1 अपॉन ये प्लस का 4 माइनस का 6, तो माइनस का 2 बच जाएगा। देख लेते हैं अब इसको, जब x अपॉन -30 इक्वल्स टू 1 अपॉन -2 अप्लाइज x इक्वल्स टू क्या होगा -30 अपॉन -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। वह जब हम लेके चलेंगे y अपॉन -10 इक्वल्स टू 1 अपॉन -2, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -10 अपॉन
-2 y इक्वल टू 5। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, तो इनका टोटल हम करके टेस्ट में प्रश्नों की संख्या कुल बता सकते हैं। इसलिए टेस्ट में कुल प्रश्न क्या होंगे हमारे x प्लस वाई, और x है हमारा 15, y हमारा 5 इक्वल टू 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। इसमें है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए व बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं, यानी कि एक हाईवे पर दो स्थान है ए और बी जो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। एक कार ए से व दूसरी कार बी से एक ही समय पर भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती है, तो 5 घंटे पश्चात वो दोनों कारें क्या होती है, मिल जाती हैं। दोनों की चालें हमें ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से इसको करेंगे हम। इस तरीके से हो जाएगा ये। सबसे पहले हम मान लेते हैं कारों की चालें। माना ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर, यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा, व b से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए एक ही दिशा में अगर वो चलें में चलने पर संयुक्त चाल क्या हो जाएगी, जब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हो क्या हो जाएगी, घटेगी, कम हो जाएगी वो x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। व विपरीत दिशा में अगर वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे दिशा में चलने पर संयुक्त चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसलिए प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार हमें दिया है कि 5 घंटे में वो एक दूसरे से मिलते हैं जब वो एक ही डायरेक्शन में चलेंगे। कि जैसे कि ये 2 पॉइंट है हमारे पास, ए है बी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी 100। 5 घंटे बाद वो कहीं सी पर पहुंच जाते हैं, दोनों ही चलते हैं, सी तक पहुंचते हैं, सी पॉइंट तक। तो 5 घंटे में ये जो कार ए पे है, माना कि ये क्या है x किलोमीटर की स्पीड से चल रही, तो 5 घंटे में ये कितनी दूरी तय करेगी 5x, और b से जो चल रही है वो कितनी दूरी तय करेगी 5y, और एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए माइनस कर देंगे हम, और कितनी डिस्टेंस इसने कवर कर दी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा ये 100। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे, देखते हैं यहां पे। इसलिए क्या हो जाएगा, पांच घंटे में चली गई दूरी, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करते हैं ये, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार A कितनी दूरी तय करेगी 5x। चूंकि हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चूंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए 5 घंटे में क्या हो जाएगी दूरी 5x। ये समय को उधर ले जाएंगे, दूरी बराबर होगा चाल गुणा के समय, तो समय कितना है 5 और चाल कितनी है x, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इक्वल टू 100। और कर लेंगे इसको, 5 कॉमन लिया जा सकता है, x माइनस वाई इक्वल टू 100 और x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ गया 20। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। जब जो है दोनों कारें
एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो तब क्या हो जाएगा, इस वह दूसरी स्थिति में जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चले, यानी कि एक दूसरे की तरफ वो जब चल रहे हैं तब क्या हो जाएगा, तो 1 घंटे में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी, x। 1 घंटे में कितना चल रही है कार, जो A से चल रही है x प्लस, क्योंकि एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, B से चलने वाली y किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में y किलोमीटर चलेगी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, 100 किलोमीटर। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब आप इसको वज्रगुणन विधि से हल कर देंगे। पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, ये हो जाएगा x माइनस वाई, इसको इधर ला रहा हूं, ये हो जाएगा माइनस का 20 इक्वल टू 0, व x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0 कर लेंगे हम, x अपॉन इक्वल टू y अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन, ये हो जाएगा x के अपॉन में क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 100 इंटू 1 प्लस का 100 माइनस का 20 इंटू 1 माइनस 20, y के अपॉन में y छोड़ देंगे, इधर से करेंगे 1 इंटू माइनस 20 माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 100 माइनस 100 हो जाएगा। 1 के अपॉन में क्या होगा, x इंटू 1, x नहीं 1 होगा इसका कोएफिशिएंट, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, x अपॉन 100 माइनस इंटू माइनस प्लस 120 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस 20, माइनस इंटू माइनस प्लस 100 माइनस 20 यानी कि 80 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 अपॉन माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2। जब हम x अपॉन 120 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 120 अपॉन 2 यानी कि 60, यानी कि x क्या आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। और y के लिए जब हम लेंगे y अपॉन 80 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 80 अपॉन 2 यानी कि 40। y की वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू मिल गई, देख लेंगे इसको। तो इसलिए कारों की चालें क्या होंगी, पहली क्या है, x हमें दे रखा है, हमने निकाला 60, तो ये जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, व y हमारी वैल्यू आ गई 40, तो ये जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होंगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप 4th क्वेश्चन का 5th पार्ट भी कर लीजिएगा, वो आयत के क्षेत्रफल से संबंधित है, बहुत आसानी से आप उसको कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप उस सवाल को करो ताकि आपकी मैक्सिमम इस मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। कोई एग्जाम्पल आप मत छोड़ना इसके, क्योंकि कई बार बोर्ड परीक्षाओं में एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। ये प्रश्नावली, ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। अब हम देखेंगे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज 3.6। तब तक के लिए धन्यवाद।